अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत की उस पॉलिसी की जिसका बराह रास्त हदफ मीडिया बन रहा है। यूँ तो मीडिया से पहले ही बहुत मोहब्बत थी इमरान ख़ान साहब को, और ये मोहब्बत अब एक बार फिर जाग गई है, ख़ास तौर पे उन मीडिया ग्रुप्स के लिए जिनके हवाले से खान साहब को बहुत पहले से शिकायत थी। हाल ही में पाकिस्तान के मीडिया के एक बहुत बड़े ग्रुप, जंग ग्रुप के मालिक और चीफ एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को भी नैब के इदारे ने गिरफ़्तार कर लिया है। इल्ज़ाम है 1986 यानी 14 साल और ये 20 साल, तकरीबन 34 साल पुराने एक ऐसे मामले का कि जिसमें कुछ प्राइवेट लोगों से ख़रीदे गए प्लॉट्स को जो है मुबैना तौर पे, गैर कानूनी तौर पे मीर शकीलुर रहमान ने अपने नाम कराया। और इतना पुराना गड़ा मुर्दा जो उखेड़ा गया है, तो उस कब्र में से क्या निकलेगा ये तो बात की बात है, मगर फ़िलहाल एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है मीडिया को कि अगर ताउन नहीं करेंगे तो आपके साथ वही होगा। और मीर शकीलुर रहमान एक जंग ग्रुप के मालिक, उनकी एक तस्वीर भी जारी की गई जेल की सलाखों के पीछे से, नैब की हिरासत के अंदर से ये तस्वीर बाहर आई और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा पैगाम था। और 12 रोज़ का रिमांड भी दे दिया गया एहतसाब अदालत की तरफ से लाहौर में, और लाहौर में गए थे हमारे एक बहुत ख़ास सहाफ़ी इस केस को ख़ुसूसी तौर पे कवर करने के लिए। जी हाँ, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अब्दुल करीम सदीकी। मैं आज उनसे बात करूँगा कि सारा मामला क्या है और ये केस जो है हुकूमत किस तरफ लेके जाना चाहती है, और ख़ासकर नैब का इदारा जिसके सरबराह सबके जाने पहचाने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिनकी माजी से भी बड़ी कहानियां हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, सर से पाँव तक की कहानियां भी हैं। तो करीम सदीकी साहब, आप माशाल्लाह से अपने खर्चे पे लाहौर गए मीर शकीलुर रहमान के केस को कवर करने। अपने खर्चे पे नहीं गया था। बड़ी एक आप मजे की बात बताऊं कि मेरे एक दोस्त हैं, वो वकील हैं। अच्छा, तो वो लाहौर जा रहे थे तो उनके साथ मैं फिर टंग गया था साथ। अच्छा, ठीक। हाँ। दफ्तर के खर्चे के बगैर बड़ी बात है करीम साहब, आपने इतनी मेहनत की मीर साहब के लिए, वरना तो ये चाहिए था कि आपकी ड्यूटी लगती है उधर कवर करने के लिए। नहीं, देखें इस तरह की वैसे एक बात है, कभी जियो की या जंग ग्रुप की एक ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है कि कहीं ज़बरदस्ती कहा जाए कि आप ज़बरदस्ती ऐसा करें। ये इट्स ऑल इंडिपेंडेंस का जो माहौल है ना, वो बड़ा ही मुख्तलिफ है। नाम मैंने आज 25 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं जंग ग्रुप के साथ या जियो के साथ वाबस्ता। कोई एक ऐसी इंसिडेंट मुझे नहीं मिलता जिसके अंदर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स की तरफ से कुछ इस किस्म का कहा गया हो या कोई दबाव डाला गया हो कि इसको ऐसे कर दो या वैसे कर दो, ये ना करो वो ना करो। एडिटोरियल साइड के ऊपर वो आपको पता है कि एडिटोरियल बोर्ड जो एडिटोरियल है, बहुत अच्छी बात है कि अगर अगर आपके मीडिया के मालिक या दूसरे मालिकान सोशल मीडिया को इतना सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि सोशल मीडिया की आवाज़ भी उतनी अहम है जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया की। तो अब ये बताएं कि अदालत में क्या हुआ, आपने अदालत में क्या माहौल देखा, क्या सूरत हाल थी? अदालत ये 13 मार्च की बात है, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ की बात है। हम गए हैं वहाँ पे। अच्छा, उस दिन जो है वो चौधरी अमीन जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उनकी ये कोर्ट है, और वहाँ पे जो कोर्ट कवर करते हैं सहाफ़ी जो डेली वहाँ पे जाते हैं एहतसाब अदालत को कवर करते हैं। और क्योंकि एहतसाब अदालतों में आपको पता है बहुत अहम मुकदमा भी चल रहे हैं, मरीम का मुकदमा भी चला, मरीम भी पेश होती रही हैं। मरीम नवाज़ की बात कर रहा हूँ, हमज़ा, शहबाज, खाद रफ़ीक और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रीमन। तो उस दिन जो है वो 2 केस थे वहाँ पे लगे हुए। एक मीर शकीलुर रहमान साहब का केस था और दूसरा जो था वो हमज़ा क्या नाम है, हमज़ा शहबाज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे, उनका। बहरहाल वो कमरा अदालत काफ़ी बनिस्बत दूसरी यहाँ की अदालतें हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा है। तो जज साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। हमने देखा कि वहाँ पे पहले तो सियासी वर्कर जो है ना वो पूरी तरह से भर गया, और जब हमज़ा आए हैं तो वो जनाब धक्कम पेल और ये वो जज साहब बैठे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। बहरहाल वो इतना ही था, वो आए, उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ हाथ मिलाया और पता लगा कि जी पेशी पड़ गई। उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो
मीर शकीलुर रहमान को जो है वो लाया गया वैन के अंदर। एक पुलिस वैन थी, वो आगे प्रोटोकॉल की थी, उसके पीछे एक हाईएस्ट डब्बा जो सा होता है वो था, और उस हाईएस्ट डब्बे के अंदर मुख्तलिफ एक पंजाब पुलिस के एहलकार थे, नैब के लोग थे, और वो ऐसे उन्होंने जकड़ा हुआ था कि जैसे पता नहीं कि ये बंदा जो है ना क्या कर देगा। वो पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि उस दिन हमजा शहबाज का भी केस था। तो एहतसाब अदालत के नीचे से जो है ज़रा स्टेप्स हैं आगे, तो वो एहतसाब अदालत के नीचे से और एहतसाब अदालत के बाहर और अंदर पुलिस की हैवी कंटीजेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। तो देखिए गिरना चाहिएगा, पहले स्टेप्स ले लें आप आराम से, कोई ऐसा मसला चलें नहीं। ठीक। तो बहरहाल माहौल बड़ा ही टेंस है, पहली बार एक मीडिया का मालिक इस तरह पेश किया जा रहा है। ये थी और उनको उस तरह से लाया गया, और फिर जब वो कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुए हैं तो फ़ौरन ही जो जज साहब आ गए हुए थे, बल्कि आए हैं तो थोड़ी देर हम लोग थे, मैं था, अपना सुहेल बड़ाइश साहब थे, अंजुम रशीद साहब थे, बेदार भट्ट थे, सहाफ़ी थे बहुत सारे, ज़्यादातर साहब तमाम सहाफ़ी थे, लाहौर प्रेस क्लब के थे, रईस अंसारी थे, तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी। अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है अपने मालिक के लिए रिपोर्टिंग करना? क्या आप उसी तरह गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर सकते हैं? अपने मालिक की रिपोर्टिंग करने एक बड़ी अजीब सी बात की है आपने। वी आर एम्प्लॉइज ऑफ जंग ग्रुप, ठीक है ना, एक वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ही इज़ एडिटर इन चीफ, तो एडिटर इन चीफ के हवाले से रिपोर्टिंग करना कितना मेरा ख्याल ये मेरे लिए को पहली मर्तबा नहीं है। अच्छा, पहले भी जब केसेस हुए हैं जंग जियो ग्रुप के, अब आपको देखा मीर शकीलुर रहमान पेश होते रहे हैं, इब्राहिम पेश होते रहे हैं, जंग के और जियो के भी जब इनके ऊपर पाबंदी लगी, लेकिन कभी गिरफ्तार होके शायद पेश नहीं। हाँ, ये वो पहला मौका था ऐसा कि जिसके अंदर इस तरह की सिचुएशन आई है कि एक बराह रास्त जो नैब की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जी इन्होंने 34 साल पहले कोई जो परचेज है उसको उसके अंदर कुछ। अच्छा, बतौर कोर्ट रिपोर्टर आप क्या समझें कि कानूनी तौर पे ये इल्ज़ाम है क्या? थोड़ा सा आवाम को बताने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये क्लियर नहीं हो रहा कि इल्ज़ाम है क्या, उसके बाद फिर हम आगे भी चलते हैं। जो नैब की फाइलें हैं और जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर, क्योंकि नैब की जो रिकॉर्ड है उस तक तो हमारी दस्तरस नहीं है। आप भी जानते हैं कि अदालत के अंदर होता है, जब एक्यूज़ को पेश किया जाता है तो प्रोसिक्यूशन अपना केस पुटअप करती है कि क्यों हमें इसका बंदे का रिमांड चाहिए। अच्छा, अब जो केस उन्होंने बताया है, और वो ये केस है कि जी जो लाहौर कैनाल रोड के ऊपर जो जौहर टाउन फेज़ 2 है, उसमें मीर शकीलुर रहमान को 54 प्लॉट्स ऑफ 1 कनाल ईच जो है वो अलॉट किए गए, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उन्होंने उनको एग्जेम्प्ट किया, जो कवानीन और ज़ाब्ते होते हैं एग्जेम्प्ट करके LDA DGLDA की तरफ से और उसके DGLDA की पावर्स इस्तेमाल करते हुए एग्जेम्पशन दे के और इनको ये दिए गए हैं प्लॉट। ये था उनका इल्ज़ाम कि जी इसके अंदर मिसयूज़ हुआ है। अब इसमें कोई और दूसरा मुल्ज़िम नहीं था नैब ने अभी तक जो है ना। और अच्छा, ये एग्जेम्पशन क्या थी? एग्जेम्पशन क्या थी? अच्छा, इसको एलेबोरेट नहीं किया उन्होंने कि एग्जेम्पशन क्या। उनका ये कहना था कि जी इल्लीगल ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स हैं। मतलब कि मीर शकीलुर रहमान ने सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी थी और शायद पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे प्लॉट। अब देखें, नहीं, ये बात भी नहीं है। अच्छा। जो वहाँ पे जब ये हुए इल्ज़ाम लगाए गए और उन्होंने डिमांड किया, तो उसके बाद जो चौधरी एतजाज़ एहसन वहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा, चौधरी साहब के साथ बड़ा हुआ। मैं जब गया तो चौधरी साहब पहले इंतज़ार कर रहे थे, अभी शकीलुर रहमान साहब आए नहीं थे। तो वो बात एक बतानी मैं भूल गया कि मैंने एतजाज़ साहब को हाथ मिलाना चाहा तो उन्होंने ना यूँ करके हाथ रख लिया। मैं क्या खैर है, की हाल है, कोरोना वो क्योंकि ज़ाहिर है उम्र भी है, तो वो तो फिर उसके बाद जब शकील साहब आए तो ये हेयरिंग शुरू हुई। नैब ने अपना इल्ज़ाम, तो वो एग्जेम्पशन वाज़ेह नहीं किया। एतजाज़ एहसन जो हैं उन्होंने कहा कि जी मैं अभी तक देखें हमने वकालतनामा भी साइन करवाना है इनसे, तो हमारी मुलाकात भी नहीं हो सकी है, ना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो मुझे अपने क्लाइंट से मिलने की इजाज़त दीजिए। तो इस दौरान में फिर कोर्ट ने आधा पौना घंटा जो है वो दिया। एतजाज़ एहसन और दीगर लोग, उनकी फैमिली, वो भी उनसे वहाँ मिले। एहतसाब अदालत के अंदर ही एक कमरा है राइट साइड के ऊपर, और वहाँ वो नैब और पुलिस एहलकार बाहर खड़े हो जाते हैं और लॉयर्स अपने वकील और उससे मिलने
और वो पौने घंटे के बाद दोबारा जब प्रोसीडिंग शुरू हुई है तो नैब ने ये कहानी खोली कि जी ये हमें तफ्तीश के लिए बनना चाहिए और हमें जो है ना इसका रिमांड दिया जाए। इत्जाज़ एहसन ने फिर जो है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के करीब दलाइल दिए। अच्छा, उन दलाइल का जो लुब्बे लुआब मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो नैब को अच्छा नहीं लगता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ बोलते क्यों हैं, ठीक है, लिहाजा पहली बात तो ये है, इसलिए मीर शकीलुर रहमान है, क्योंकि ये मीर शकीलुर रहमान है इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें उन्होंने वहाँ पे पेश की। पहले तो उन्होंने एक लेटर जो है वो पेश किया जो कि प्रोसीजर है कि अगर किसी, अभी ये जो आपने नहीं देखा आर्मी चीफ के साथ ताजरों ने और बिजनेसमैन ने मुलाकात की थी, फिर उसके बाद नैब ने अपनी जो पॉलिसी है प्रोसीजर है उसको चेंज करने के लिए चेयरमैन नैब ने एक ख़त लिखा था। और वो ख़त जो है वो मैं आपको, अगर आप कहें, अगर आपके पास टाइम है, उसका हवाला दिया उन्होंने कि ये व्हाट इज़ द प्रोसीजर अगर कोई नैब पूछ परतीत करता है किसी बिजनेसमैन से तो वो क्या है। तो जो चौधरी एतजाज़ एहसन थे उन्होंने जो है उस लेटर में उन्होंने प्रोसीजर इंक्वायरी की स्टेज पे शायद वो है किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, ये है पॉलिसी गाइडलाइंस, ये उसका ये है 8 अक्टूबर 2019 का वो ख़त है जो कि चेयरमैन नैब ने तमाम डीजीज को लिखा है। और उसमें ये कहते हैं प्रोसीजर फॉर समनिंग ऑफ बिजनेसमैन इन नैब प्रोसीडिंग्स पॉलिसी गाइडलाइंस। द चेयरमैन नैब हैज़ डायरेक्टेड दैट बिजनेसमैन विल नॉट बी कॉल्ड फॉर अपीयरेंस through telephonic messages. In case of requirement, following procedure will be added. Notice convening the details and reasons for alleging the person in the case will be issued to provision of written reply. ठीक है। After receipt of reply, if the same are found unsatisfactory or needs a further explanation, a questionnaire will be issued, be delivered. कोई सवालनामा नहीं जारी किया गया। हाँ, the DG regional NAB will examine the reply and each question, and if found unsatisfactory, the businessman will be summoned for personal appearance as per law and SOP forward to compliance. तो कोई सवालनामा जारी नहीं किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जी वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसके अंदर रीजंस ही नहीं दी गई हैं कि किस तरह दिया गया। तो एतजाज़ एहसन का ये कहना था, पहली बात तो ये कि शकीलुर रहमान ने कभी कहीं पे भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया आज तक, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एक प्योर बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के हवाले से जो चेयरमैन नैब ने खुद प्रोसीजर जारी किया था उसकी वायलेशन की गई है कि ना बुला सकते हैं ना कॉल अप कर सकते हैं, और उसके लिए अगर आपने करना है तो आपको एक तहरीरी सवालात भेजने होंगे, उनके जवाबात आएंगे। उन्होंने कहा कि जी 12 पहले जो है 5 दिन पहले बुलाया था उनको, और फिर 12 का जब उन्हें दिया गया तो शकीलुर रहमान ने कहा कि मुझे बताएं कि क्वेश्चन दें, किन सवालों के जवाब आप पूछना चाहते हैं। अच्छा करीम साहब, ये तो प्रोसीजर वायलेशन तो हुई है। अब ये बताएं कि नैब चेयरमैन का कोई ज़ाती भी कोई रंजिश थी ऐसी, और वो ज़ाती तौर पे भी बड़े हर्ट थे, क्योंकि ये आम बिजनेसमैन तो नहीं है ना, ये तो वो बिजनेसमैन हैं जो सवाल उठाते हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस मीडिया भी करता है, और मीर शकील जंग ग्रुप भी अदारा इन्वेस्टिगेशनें करता रहा है और बड़ी बड़ी खबरें छापता रहा है। तो क्या ये भी कोई वजह थी? इस बारे में जो है ना मतियुल्लाह जान साहब जो जंग और जियो ग्रुप के तर्जुमान हैं, उन्होंने पूरा अपना वर्जन जो है वो मीडिया को रिलीज किया, वो छप भी चुका हुआ है। उस वर्जन के मुताबिक कि नैब के ऊपर जब शाहजेब खानजादा के अंदर प्रोग्राम किए जा रहे थे, और आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब के जो पावर ऑफ अरेस्ट हैं उनको जो है सरकमकैंस किया है, मतलब उसको कटेल किया है, और एक पूरी एलैबोरेटेड जजमेंट जो है वो दी है। तो वहाँ पे जो जंग जियो के तर्जमान हैं उनका ये कहना है कि हम इस पर कर रहे थे और मुसलसल नैब की तरफ से हमें ये जवाब कहा जा रहा था कि जनाब आप इसको रोकें। ये जो हाई कोर्ट की फैसले की रिपोर्टिंग और हाई कोर्ट की फैसले की रिपोर्टिंग, नैब का किरदार, नैब के इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार के ऊपर प्रोग्राम्स, वो जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी ये रियासती इदारा है लिहाजा इसको रोका जाए।
और मजे की बात ये है, और ये इन राइटिंग का, ये बाकायदा फोन करके कहा जाता रहा और फिर कैमरा के जरिए दबाव डलवाया जाता रहा और इस चीज को रिकॉर्ड पे ये लाया तो गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है। उसके अलावा जो भी केसेस हैं, और फिर उसके अंदर एक सवाल भी उठाया शाहजेब खानजादा ने, जो सवाल मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तकलीफ दे का बाइस बना, और वो तैयबा गुल की वीडियो है। सवाल सिंपल सा है कि अगर तैयबा गुल जो जज अरशद मलिक है जिसने नवाज शरीफ को सजा दी है एहतसाब रेफरेंसेस के अंदर, उसकी वीडियो की ऑडिट हो सकती है, इंक्वायरी हो सकता है, उसके फोरेंसिक्स हो सकते हैं, उसके बाद जो उन लोगों ने भेजे हैं वो उनके खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर मुकदमा चल रहे हैं। तो चेयरमैन नैब की जो तैयबा गुल की वीडियो है, क्या उसका कभी किसी ने सोचा है? आप लोगों कि ने एक खातून, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करना छोड़ दिया था उस पे। एक खातून है, देखें हाँ। एक मामला तो होता है ना, कभी कोई मामला आता है, कभी हाँ, कोई मामला आता है, लेकिन ये रेफरेंस के तौर पे मौजूद तो है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर हम ये कह देते हैं, हम ये फर्ज करते हैं कि जी हमने तो छोड़ दिए थे, हमने कहा शायद कुछ कर लिया जाए, लेकिन इतना अरसा जब याद नहीं दिलवाया गया तो हम ये समझे कि इस मामले को गोल किया जा रहा है। तो अगर एक ये सवाल पूछ लिया गया तो ये दिस इज द मेन रीजन, ये मेन रीजन है। और इसमें एक और चीज भी है कि जंग और जियो तर्जमान के मुताबिक इस मामले के ऊपर कि पैमरा के जरिए जो दबाव डाला जाता रहा है, इसको रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दाखिल की जा चुकी है। मतलब तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। को इसके साथ तो नहीं सुना जा सकता, जारी बात है, वो तो नहीं, लेकिन बात यह है कि जो आपके ऊपर प्रेशर डल रहा है और जियो को जंग बंद करने के लिए, पिछले नंबरों पर धकेलने के लिए, और फिर आपने देख लिया कल परसों जब मीर शकील रहमान अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जियो के साथ क्या हो रहा है। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो तस्वीर जारी हुई है, मीर शकील रहमान साहब जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं, कुछ लोगों के लिए तो दिल को बड़ी तसल्ली होगी, और जिसको कहते हैं ना अजियत पसंद लोग जो हैं उनके दिल को ठंड पड़ गई होनी है कि सारा बदला ले लिया, सारी खबरों का साहब बराबर कर दिया, जेल में डाल के तस्वीर जारी करके। मतीला जान ऐसा यही अलमी है वैसे, मतलब ये सहाफ़ी के लिए ये कोई वो नहीं है। शकीलुर रहमान बेशक ओनर है, बट ही इज़ एडिटर इन चीफ, और वो बड़े बड़े सहाफ़ियों से बड़ा सहाफ़ी भी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। उनकी जो न्यूज़ सेंस है, उनकी आज मतलब देखें ना, जंग ग्रुप 80 साल से 90 साल से जो है वो एक सदी का किस्सा है, ये कोई पहली बात नहीं है कि ये फैमिली जनरेशन्स के अंदर उनका बिजनेस जो न्यूज़ बिजनेस है वो इवॉल्व करता है। अब ठीक है, उनके साथ हमारी भी शिकायत आती है, उनके साथ वर्कर्स की और नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज का इशू है, वो उसके ऊपर हमें, लेकिन ये इस तरह से आप देखें ना, इसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन एक सवाल कहीं ये भी उठता है कि ये तो देखें जिम्मेदार, अब ये मुझे तो याद ताज़ा करवा रहे हैं कि जिम्मेदार अखबार के अंदर जिस तरह से अंग्रेज़ बरतानवी साम्राज्य उस वक्त के सहाफ़ियों को जेलों में डालते थे या वो थे, ये आज़ादी सहाफ़त की जंग बना दी है। लेकिन जिम्मेदार अखबार के मालिक अपने वर्करों को टाइम पे तनख्वाह तो देते, वो वर्कर कितने थे उनके पास फिर भी अपने वो खुद लिखते थे, खुद छाप देते थे। लेकिन मुझे ये बताया ना कि आज जो हालात हैं, क्या मीडिया मालिकान इसके जिम्मेदार नहीं हैं? देखें मतीउल्लाह जान, अगर आप देखें ना तो बिल्कुल हैं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हम अगर अभी एक रिसेंट सर्वे, आप भी थे मैं भी था, प्रेस क्लब के अंदर जो अदनान रहमत हैं, उन्होंने एक पूरी जो है वो दिखाई थी, एक रिसर्च जो की है हु ओन्स पाकिस्तानी मीडिया, कि उसके अंदर कौन मीडिया का कितना शेयर है, उसका रेवेन्यू कितना है, ठीक है। वो तो उन्होंने रेवेन्यू बताया था, मैंने उनसे ये जरूर पूछा था, मैंने कहा कि जी आपने कोई ये कभी इनका खर्चा कितना है ये भी तो देखना चाहिए। नहीं तो बताया नहीं है ना, वो नहीं है। देखें आज देखें एक ये बात तय है कि वर्कर्स जिनको जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी चाहिए, और ना देना ये एक गलत बात। तो आप नहीं समझते जो हुकूमत को इतनी हिम्मत और हौसला मिला है कि एक मीडिया मालिक को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, इसकी वजह भी तो मीडिया मालिकान की कमज़ोरी है ना, और मीडिया की तंजीमों की कमज़ोरी है। इतना अरसा हम सियासतदानों की आवाज़ें बंद करते रहे, इतना अरसा हम सियासतदानों से रसीदें पूछते रहे, 24-24 साल पुराने, 25-25 साल पुराने, तो आप 32 साल पुराने, 40 साल पुरानी रसीदें मांगते रहे। तो अब अपने ऊपर भी जब रसीदें मांगने की बारी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब से 20 साल पुरानी रसीद मांगी तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, पनामा में यही जंग ग्रुप आपका और बाकी मीडिया जो है नवाज शरीफ से सबसे रसीदें मांगते रहे ना, सवाल करते रहे ना, लेकिन अब जब खुद अपने ऊपर रसीदों की बारी आई है तो हम मजलूम तो नहीं बन सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते,
यही आपको बात बता रहा हूं कि देखें, एडिटर इन चीफ का और मीडिया के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक और एक आज़ादी सहाफ़त के साथ ताल्लुक के हवाले से मेरा स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, जहाँ तक अगर कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर कोई मीडिया ओनर इन्वॉल्व है, हम बीइंग सहाफ़ी, मैं अपने लिए भी कहते हैं कि भाई हमारे लिए भी कोई कानून आसमान, या हम कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर हम कानून को तोड़ते हैं तो हमारे साथ कानून के मुताबिक काम होना चाहिए ना। और उसके लिए कानून तोड़ा गया है, कानून के मुताबिक काम, और उसके लिए सबूत के साथ कार्रवाई, और सबूत के साथ कार्रवाई तो आपके ख्याल में मीडिया मालिकान करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? वैसे ओवरऑल क्या आपका इंप्रेशन है? मतीउल्लाह जान, अगर मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हों जिनकी बुनियाद पर मैं कहूं कि एक सहाफ़ी जो है इतना तजर्बेकार आप जैसा, तो आप राय के लिए भी शवाहिद मांग रहे हैं, वैसे आपका तासुर क्या है कि मीडिया मालिकान करप्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं है? मतीउल्लाह जान, एक खबर को उसके फैक्ट्स के अगेंस्ट बकौल साबर शाकिर के कौम के मुफाद में ट्विस्ट किया जा सकता है। साबर शाकिर साहब कहते हैं कौमी मुफाद में खबर को ट्विस्ट किया जाए। ये बड़ी पुरानी सोच है। अच्छा। मैं तो उसको भी करप्शन की मद में लेके आऊंगा ना, तो वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि मीडिया मालिकान इस्तेहसाल करते रहे मीडिया के वर्करों का? बती इस पे तो बहस हो ही नहीं रही ना। नहीं, वैसे राय क्या है आपकी? मैं देखें, ये वेरी कर रहा है मुख्तलिफ तरह से। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा शायद किया हो नए वक्त में जहां आप काम करते रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको पता है कि क्या सूरत हाल रही और फिर अब क्या सूरत हाल हुई। जंग की सूरत हाल एक और तरह से है कि जंग आया, जंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया, मुझे तो नवाइवक का पता है। देखिए, मुझे तो नवाइवक का पता है, लेकिन जंग का आपको क्यों नहीं पता? नहीं, मुझे पता है। अच्छा, वो क्या है? मैं ये बता रहा हूँ ना, देखें वहां पे सैलरीज मिलती हैं, जो एटमॉस्फेयर है, कितना लेट है वैसे? अभी 3-3, 4-4 महीने लेट हैं, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है, ये कोई आज से सिलसिला। और एक सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 54 कनाल की जमीन है, प्लॉट है, अगर उसको बेच के तनख्वाहें दे देते तो ये तो देखे ना, ये तो एक हर चीज है, बहुत पहले ये तो हर चीज है। ये मुझे नहीं पता कि वो बिक चुके हैं या नहीं बिक चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं बिके हैं और शकील साहब के पास कागजात हैं, तो इसका मतलब है कि बिके नहीं है, तो कुछ किया जा सकता है, के पास है। अच्छा, नहीं है, ठीक है। अब वहां पे आ जाए, हम वापस चले गए थे, अब आप किसी दूसरी तरफ मुझे ले गए। अच्छा, हम आपको वापस आ जाए ना, एहतसाब अदालत की तरफ आ जाते हैं। जो तस्वीर जारी हुई है, ये वही सिलसिला नहीं है? मीडिया मालिकान के वाले से आपको बताऊं, आपको इस बात का इल्म है कि मेरे वाले साहब खुद ट्रेड यूनियनिस्ट थे। ज़ियाउल्लाह के दौर के अंदर PFUJ के 11 साल तक बिरला शिरकत इक़्तिदार गैरे वो रहे, ठीक है, वो ट्रेड यूनियनिज्म करते रहे। दस्तूर ग्रुप और बन्ना ग्रुप की तकसीम भी हुई उस दौरान में ये दस्तूर ग्रुप इज द स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ रशीद सिद्दीकी ग्रुप। अच्छा, बरना साहब और सिद्दीकी साहब जो हैं मेरे वाले साहब, उनके इख्तलाफात हुए तो, और इख्तलाफात की वजह मसावात से वर्कर्स का निकाला जाना था, और वो डिमांड कुछ और हो रही थी। वापस हम अपनी फिल्म लगी हुई थी और बरना साहब अपना जुलूस लेके सिनेमा के अंदर घुस गए थे और ये दूसरी तरफ आ गए थे और फिर निकाले, तो वो एक माजी का एक। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तस्वीर अब सामने आई है, इससे मीडिया को आपके ख्याल में क्या पैगाम दिया गया? देखें, ये इनकम्प्लीट हो जाएगी कहानी। आप नैब का मौक़िफ़ आ गया, एतजाज़ एहसन का मौक़िफ़ ये था कि ये 54 कनाल ज़मीन CDA ने एक्वायर की। जब एक्वायर की, ये ज़मीन थी हाकिमुद्दीन के नाम पे। आपको पता है कि पॉलिसी जो होती है कि CDA एक्वायर करता है, उसके बाद उनकी पॉलिसी होती है 37 की, 30 और 70% की, कि डबल प्लॉट आपको दिए जाएंगे आपकी ज़मीन लेने के एवज़ में, ठीक है, क्योंकि हुकूमत आपकी ज़मीन ले रही होती है, वो स्कीम में आ जाती है, उसको डेवलप करते हैं, तो 70% वो अपने पास रखते हैं, डेवलप करके प्लॉट आपको तो पावर ऑफ अटॉर्नी मीर शकील के हाथ में है। ये जो है, जो एज पर टू दी चौधरी एतजाज़ एहसन कि जनाब ये CDA LDA की स्कीम थी। LDA की स्कीम जब डेवलप हुई है तो ये प्लॉट जो इस लैंड के ओनर्स थे उनको जो एग्जेम्पशन पॉलिसी है LDA की, उसके तहत ये उनको मिले, और जनरल पावर अटॉर्नी मीर शकील के नाम आ गए। नहीं, उन्होंने हाकिम के बेटे, हाकिम मर गए, फिर उसके बाद ये जो उनका जो पावर था, प्लॉट उनके नाम पे आए थे, वो उनके बेटों को ट्रांसफर तो ये एक प्राइवेट लैंड प्राइवेटली खरीदी गई? नहीं, प्राइवेट लैंड थी जो LDA ने एक्वायर की, और जो प्राइवेट लोग थे उनके प्लॉट थे,
उन प्लॉटों को के हकूक मीर शकीलुर रहमान एंड प्राइवेटली लिए, प्राइवेटली उनसे ठीक है। लिए, और फिर जो है ना वो वहाँ पे इसका वो मतलब बाकी ये हुआ development कि इल्ज़ाम जो है उन लोगों पे भी है जिनको एलडीए ने प्लाट अलॉट किए, लेकिन अब वो लोग कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, और एंड पे वो रह गए जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। एंड पे मीर शकील साहब को वो मीर शकीलुर रहमान ने राइट्स खरीदे, जो उसके जनरल पावर ऑफ मलकीती थे, मलकीती हकूक, ठीक है, उन प्लॉट्स के मलकीती हकूक खरीदे, और अभी तक ये और पता ये नहीं ट्रांसफर हुई। एक 18 लाख रुपए की रकम दी गई ठीक 34 है। साल पहले, विच इज इक्वलेंट टू 7 करोड़ रुपीस। वैसे एक बात है, और वो जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सदीकी साहब। जंग और यार आपने जज साहब की वो तो सुनी नहीं है कौन सी जज साहब की? एतजाज एहसन जब वो बताते थे, अपना कहानी करते थे, हाँ। तो उसके बाद जो है जज साहब उसको देखते थे और फिर हंसते थे नीचे करके, वो बेल के। और अच्छा जज साहब भी कहते होंगे क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमने जो करना है करना है। और फिर वो उन्होंने 10 दिन का रिमांड दिया था, तो 10 दिन का रिमांड दिया तो पता लगा 23 मार्च आ गई है। हाँ। तो 23 मार्च के बाद उन्होंने कहा कि 24 रख लेते हैं। तो एतजाज साहब ने कहा कि नहीं जी मेरे तो हैदराबाद में केस, उन्होंने ठीक है फिर 25 रख लिया। तो एतजाज साहब की वजह से एक दिन और जो है चलें ठीक है, कयूम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताते चलें कि एहतसाब का जो नारा लगा था इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट के एक साबित जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की शक्ल में सामने आया, और नैब ने जो कुछ भी किया आज तक इलेक्शन से पहले, सबसे बड़ा इल्ज़ाम नैब पे लग रहा था कि वो सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक आलाकार के तौर पे नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ। और इलेक्शन से पहले जो कुछ नैब करती रही, और स्टेट बैंक की एक प्रेस रिलीज भी आई थी, इल्ज़ाम लगाया था नैब ने एक प्रेस रिलीज में कि शरीफ खानदान ने पता नहीं कितने बिलियंस डॉलर इंडिया जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, और उसके बाद तो वो इल्ज़ाम ही वापस हो गया, स्टेट बैंक ने तरदीद कर दी। मगर बात यह है कि किसी को कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं हुई, और आज तक उसके हवाले से कोई वजाहत भी जारी नहीं हुई। मगर अगर यही एहतसाब है तो फिर लोग ये कहने पे हक बजानिब हैं कि ये इस एहतसाब का निशाना सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं, वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, या वो आज़ादी राय के दाई लोग हैं कि जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, और इस एहतसाब के रेडार पे या निशाने पे वो लोग हरगिज़ नहीं जिनके नज़दीक जमहूरियत, सियासी अमल, पार्लियामेंट और इलेक्शन या वोट कोई अहमियत नहीं रखते। मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी से इतना ही। अब्दुल करीम सदीकी साहब आपका भी इसको बहुत एक बहुत चीज़ शुक्रिया। मेरा ख्याल में कह देना ज़रूरी है, शायद आप आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा, आप एडिट करना चाहें तो बेशक जी नहीं, बता दें आप। वो ये थी कि ये हुआ तो एतजाज एहसन का ये कहना था कि मैं ये मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी एक गैर कानूनी गिरफ्तारी है। ठीक, हम इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचना चाह रहे, हम इन्वेस्टिगेशन रोकने का नहीं कहना चाह रहे। आप बेशक फिर दोबारा गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन फेयर और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इंक्वायरी की जाए, तो वी आर ओपन टू एनी इंक्वायरी। बिल्कुल सही है। मीर शकीलुर रहमान अपनी इतनी जायदाद, इतने असासे छोड़ के कोई मुल्क से भागने वाले तो थे नहीं। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि हरासा करके जो है इल्ज़ामात को मनवाने की जो इदारों की तरफ से कोशिश है, वो यकीनी तौर पे एक नया ट्रेंड है जिसकी हौसला शिकनी के लिए ख़ुद इमरान खान की हुकूमत ने नैब के कवानीन में तरमीम भी की हैं। मगर पहले जिस तरह कवानीन की तशरीह होती थी, अब शायद तरमीम की भी वैसी तशरीह हो रही है। मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी से इतना ही। मतीउल्लाह जान, इस दिन आप कीजिएगा नैब की कारकर्दगी। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल हम करेंगे।